आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम सिर्फ बिजनेस से नहीं बल्कि देश बनाने से जुड़ा है। एक ऐसा इंसान जिसने मुनाफे को नहीं बल्कि देश की जरूरत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। और देखिए, यही एक सोच उनकी पूरी यात्रा का सार है। जहां बाकी बिजनेस लीडर्स पूछते थे कि पैसा कहां से बनेगा, रतन टाटा का सवाल हमेशा ये होता था, देश को अभी किस चीज की जरूरत है। उनका मिशन अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना था ही नहीं, बल्कि दुनिया के मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाना था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उनकी फिलॉसफी थी क्या। वो क्या चीज थी जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। उनका असली मकसद, उनका कोर मिशन कभी भी पैसा बनाना था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक ऐसी रेस में दौड़ रहे थे जहां फिनिश लाइन पर जीत का मतलब था दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करना। और ये सोच उस समय के किसी भी उद्योगपति से एकदम अलग थी। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां उनके सामने एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली, तो उन्हें विरासत में कोई फूलों का ताज नहीं मिला, बल्कि मिला एक बिखरा हुआ, कांटों भरा साम्राज्य। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 95। एक या दो नहीं, पूरी 95 कंपनियां। और मजेदार बात यह थी कि ये सब अपने आप में एक अलग देश की तरह काम कर रही थी। कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं, कोई एक डायरेक्शन नहीं, बस सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक थे। उस टाइम ग्रुप की टोटल सेल्स थी करीब 14,000 करोड़ रुपए। हाँ, इस नंबर को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे जो हम देखेंगे ना, वो किसी जादू से कम नहीं है। तो प्रॉब्लम हर तरफ से थी। एक तरफ ग्रुप के अंदर ही बड़े बड़े लीडर्स थे जो अपनी अपनी जागीर चला रहे थे, उन्हें कोई चेंज पसंद नहीं था। और दूसरी तरफ बाहर से एक नया तूफान आ रहा था। 1991 में इकोनॉमी खुली, विदेशी कंपनियां इंडिया में आ गईं और कंपटीशन वो तो आसमान छू रहा था। और टाटा ग्रुप वो बस अपने घरेलू मार्केट पर फोकस्ड था और सच कहें तो टूटने की कगार पर खड़ा था। लेकिन जहां सबको क्योस दिख रहा था, रतन टाटा ने वहां एक मौका देखा। उन्होंने एक ऐसा गोल सेट किया जो उस वक्त इम्पॉसिबल सा लगता था। गोल क्या था? टाटा को सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना। और बस यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। और ये सफर शुरू हुआ 2000 में टैटली के अधिकरण के साथ। ये एक सिग्नल था पूरी दुनिया के लिए कि अब इंडियन कंपनियां डरने वाली नहीं हैं। फिर 2004 में टीसीएस की लिस्टिंग हुई, जो आज ग्रुप का प्रॉफिट इंजन है। और फिर 2008 में वो लैंडमार्क डील हुई, जैगवार और लैंड रोवर। ये आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स अब एक इंडियन कंपनी के थे। याद है वो 14,000 करोड़ का नंबर? चलिए अब देखते हैं कि उनके लीडरशिप में हुआ क्या। जो सेल्स 14,000 करोड़ थी, वो उनके रिटायरमेंट तक 5.25 लाख करोड़ हो गई। और मार्केट कैप 30,000 करोड़ से बढ़कर आज 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन था। और इस सब में ग्रुप का पूरा फोकस ही बदल गया। मतलब जो कंपनी पहले सिर्फ इंडिया में काम करती थी, आज उसका 60% से ज्यादा रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। ये रतन टाटा की ग्लोबल विजन का ही नतीजा था। और एक फैक्ट तो सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टाटा ग्रुप आज यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। जरा सोचिए इस बात को। वो देश जिसने हम पर राज किया, आज वहां सबसे ज्यादा नौकरियां एक इंडियन कंपनी दे रही हैं। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? लेकिन रतन टाटा की कहानी सिर्फ नंबर्स और बिजनेस डील्स की नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी असली लेगेसी तो उनकी वैल्यूज में है, उनके कंपैशन में है। तो चलिए अब पर्दा हटाते हैं और उस इंसान को जानते हैं जो इस कॉर्पोरेट जायंट के पीछे है। एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप चलाने वाला इंसान दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं है? और पता है, इस सवाल का जवाब ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। इसका जवाब है टाटा ट्रस्ट मॉडल में। बहुत सिंपल है। टाटा की कंपनियां जो भी प्रॉफिट कमाती हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 66%, सीधा जाता है टाटा ट्रस्ट्स को। और ये ट्रस्ट्स उस पूरे पैसे को देश के विकास में, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क, इन सब में लगा देते हैं। तो टेक्निकली टाटा ग्रुप का मालिक कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि पूरा देश है।
उनके इस कंपैशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद 2008 के मुंबई अटैक्स के दौरान देखने को मिला। जब ताज होटल पर हमला हुआ तो वो खुद वहां ग्राउंड जीरो पर थे, पूरी सिचुएशन को मैनेज कर रहे थे। और बाद में क्या किया, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसने ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ बल्कि उस हमले से आसपास के जो आम लोग प्रभावित हुए थे, कोई स्ट्रीट वेंडर, कोई चाय वाला, सबकी मदद की। और उनका दिल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बेजुबान जानवरों के लिए भी उतना ही बड़ा है। उन्होंने अपने मेन हेडक्वार्टर्स बॉम्बे हाउस के अंदर स्ट्रे डॉग्स के लिए एक स्पेशल शेल्टर बनवाया है, जहां उनके खाने पीने, उनकी देखभाल का पूरा इंतजाम होता है। एक किस्सा और है। एक बार उन्हें ब्रिटेन में सर की उपाधि दी जा रही थी, एक बहुत बड़ा सम्मान। लेकिन वो सेरेमनी में गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन उनका पेट डॉग बीमार था। उनके लिए एक इंटरनेशनल अवार्ड से ज़्यादा ज़रूरी अपने बीमार दोस्त की देखभाल करना था। बस यही है रतन टाटा। तो उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा काम देश की सेवा में ही निकला है। और उनके इसी काम और उनके कैरेक्टर को देखते हुए अब देश भर में एक आवाज उठ रही है, एक मांग हो रही है उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान देने की। ऐसा नहीं है कि उन्हें सम्मान नहीं मिला। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण, देश के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सम्मान मिल चुके हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी एक बिजनेस नहीं बल्कि एक देश को बनाने में लगा दी, उसको ऑनर करने के लिए आखिरी कदम, सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? और इसका जवाब एक हैशटैग में, एक पब्लिक मूवमेंट में दिखता है। आज देश का एक बहुत बड़ा तबका मानता है कि रतन टाटा भारत रत्न के असली हकदार हैं। ये सिर्फ एक अवार्ड की बात नहीं है, ये उस इंसान के लिए पूरे देश का शुक्रिया कहने का तरीका है जिसने बिजनेस को प्रॉफिट से नहीं सर्विस से जोड़ा। हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा।